अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन या फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप हज 2027 के दौरान सऊदी अरेबिया में इंडियन हाजियों की मेडिकल सर्विस देना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए मेडिकल स्टाफ डेप्यूटेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है और इसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि 3 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, कौन से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन कैसे करनी है, लास्ट डेट क्या है, मेडिकल फिटनेस में कौन से टेस्ट होंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और सऊदी अरेबिया में सेलेक्टेड स्टाफ को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 3 अगस्त 2026 को हज 2027 में मेडिकल डिप्यूटेशन के लिए संबंध में जो है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हर साल सऊदी अरेबिया में इंडियन हाजियों को मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का जो है कि डिप्यूटेशन किया जाता है, वहाँ उनको भेजा जाता है। हज 2027 में भी ये टीम जाने वाली है और वहाँ पे जो है कि इंडियन हाजियों को मेडिकल केयर, हेल्थ मॉनिटरिंग और ऑन साइट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। इस डिप्यूटेशन के टेंटेटिव पीरियड अप्रैल 2027 के मिडिल से जून 2027 के एंड तक रहने वाले, यानी 2 से 3 महीने का डिप्यूटेशन होने वाला है। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल कौन है। सबसे पहले बात करनी है कि एलिजिबिलिटी की। एप्लीकेंट को सर्विंग मुस्लिम परमानेंट एम्प्लॉई होना चाहिए, यानी कि कोई जो भी बंदा अप्लाई करना चाहता है वो किसी गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी में सर्विस करने वाला होना चाहिए, उसकी सर्विस होनी चाहिए और परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। एडहोक या फिर जो है कि जो प्रोबेशन वाले हैं उनको नहीं लिया जाएगा। और किसी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, जैसे मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में वो कार्यरत होना चाहिए, काम करना चाहिए। उसकी एज लिमिट क्या है? डॉक्टर्स के लिए 25 से 55 साल की लिमिट है और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 25 से 45 साल की लिमिट है। एप्लीकेंट की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद वहाँ पे हेल्थ की मेडिकल की सर्विस देने के लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर्स की कैटेगरी। डॉक्टर्स में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। नोटिस में काफ़ी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ की जो है कि कैटेगरी में शामिल किया गया है, जो डॉक्टर्स की कैटेगरीज होती हैं। इसमें जो है कि MBBS, जनरल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइकियाट्री, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डेंटिस्ट, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और पेडियाट्रिक्स। इतनी सारी कैटेगरी जो है कि शामिल है, जो कि इस तरह के डॉक्टर जो हैं इस कैटेगरी डिग्री वाले वो अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर्स के लिए। पैरामेडिकल स्टाफ में कौन कौन अप्लाई कर सकता है डॉक्टर्स के अलावा? उसमें नर्सिंग ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, डेंटल हाइजीनिस्ट और जो है कि टेक्नीशियन है और फिजियोथेरेपिस्ट। इतने सारे लोग जो है कि डिग्री या डिप्लोमा होल्डर क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए। कौन अप्लाई नहीं कर सकता है? अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ लीजिए कि प्रोबेशन पीरियड में चल रहे रेगुलर एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं होंगे। जिनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेडीज में प्रेग्नेंट लेडीज जो है कि अप्लाई नहीं कर सकती, और जो एप्लीकेंट पहले 3 बार या उससे ज़्यादा जो है कि हज मेडिकल डिप्यूटेशन पे जा चुके हैं वो भी जो है कि अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी को छोड़ के। अदरवाइज जो है कि नॉर्मली जो है कि 3 बार जो डिप्यूटेशन पे चले गए हैं उनको अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रेफरेंस उन एप्लीकेंट्स को दी जाएगी जो इसके पहले कभी भी जो है कि हज मेडिकल डिप्यूटेशन पे नहीं गए हैं, यानी कि जो फ्रेशर होंगे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ से और कैसे करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा और ऑफिशियल पोर्टल जो है वो hajdeputation.mohfw.gov.in, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट है वहाँ पे ये जो है कि लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन करना होगा। मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशन को इसी पोर्टल पे जो है कि हेल्थ प्रोफेशनल लॉगिन के थ्रू एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कंसर्न नोडल ऑफिसर जो होगा वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और एलिजिबल एप्लीकेशंस को जो है कि आगे फॉरवर्ड करेगा। लास्ट डेट की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। पिछली कई वीडियोज़ मैंने जो हज डिप्यूटेशन के बारे में बताया और SHIs के बारे में बताया, ट्रेनर के बारे में जो है कि जानकारी दी आपको वीडियो में, और उसमें मैंने जो वीडियो बनाई वो जो स्टार्टिंग डेट है उससे थोड़ा सा आगे जाके वीडियो बनाई। बहुत सारी वीडियोस मैंने एकदम लास्ट डेट में बनाई
मसरूफियत की वजह से। और ये वीडियो भी क्योंकि ये सर्कुलर जो है, ये जो नोटिस है वो 3 अगस्त को ही जारी हो गया है, और अभी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आज 14 अगस्त है, और ये अपलोड हो जाएगी 14 या 15 अगस्त को इंशाल्लाह। तो जो डेट है वो लास्ट डेट है 28 अगस्त 2026। फिर भी अभी टाइम है, यानी 14-15 दिन अभी भी आपके हाथ में टाइम है एप्लीकेशन करने के लिए। वीडियो देर से बनाने के लिए जो एक माजरत चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है, ना तो हज डिप्टेशन के बारे में, ना SHI के बारे में, ना ही ये मेडिकल डिप्टेशन के बारे में। तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो ऐसे लोग, अननोन लोग, जो अनजान लोग, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें जो है कि जा सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग रिपीटेटिव जा रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जा रहे हैं। इसीलिए हज कमेटी ने अभी उसके लिए जो कि कंडीशन लगा दी है कि 3 बार से ज़्यादा आप जो है कि हज डिप्टेशन पे नहीं जा सकते हैं। कोई स्पेशल कंडीशन है तो ठीक है, अदरवाइज जो है कि नॉर्मली 3 बार से ज़्यादा आप लोग ना HSI बन के जा सकते हैं, ना हज डिप्टेशन पे जा सकते हैं, ना मेडिकल डिप्टेशन पे जा सकते हैं। तो अब आते हैं लास्ट डेट के बारे में, वीडियो के बारे में। तो जो डेट है वो 28 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। उस डेट तक आपको जो है कि ज़रूर से ज़रूर एप्लीकेशन कर लेना है। और ये जो नोटिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैं जो है कि अपने इस वीडियो के जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको प्रॉपरली पढ़ लीजिए और एलिजिबिलिटी वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मांगे जा रहे हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, जिससे आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ना हो। और जो नोडल ऑफिसर होगा कंसर्न आपका, आपके स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, जो आपके एप्लीकेशन को ऑनलाइन पहले चेक करेगा, फिर जो कि डिटेली साइन करके आगे फॉरवर्ड करेगा, उसकी जो डेट है वो 4 सितंबर 2026 है। उसको 4 सितंबर 2026 तक आपका एप्लीकेशन चेक करके जो है कि अगर एलिजिबल है तो आगे फॉरवर्ड करना है, और अदरवाइज जो है कि कैंसिल करना है। तो दोस्तों आप लोग जो है कि लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें। वीडियो देख लिया या आपको कहीं से जानकारी हो गई है तो आप जो है कि 28 अगस्त से पहले या जितना जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि इसके बाद जो है कि डेट को नोटिस में बताया गया है कि किसी भी तरीके से ये डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। जो नोडल ऑफिसर होगा, जैसे कि मैंने बताया, वो जो है कि जो भी एप्लीकेशन आएंगे उसके अंतर्गत उनको स्क्रूटनाइज करेगा और वेरीफाई करेगा। इसमें मैंडेटरी NOC फ्रॉम पेरेंट कैडर और कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका पेरेंट कैडर है, जहाँ से आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपको एक NOC होना ज़रूरी है, NOC लेना ज़रूरी है कि आप जो है कि हज डिप्टेशन में जाना चाहते हैं। आपके इस पेरेंट कैडर को, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जो है कि कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको NOC भी देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स होंगे, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ठीक होगा, क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे, उनका एप्लीकेशन चेक करने के बाद डिटेली साइन करके नोडल ऑफिसर आगे 4 सितंबर तक बढ़ा देगा, आगे जो है कि मिनिस्ट्री को भेज देगा। एप्लीकेंट्स को जो है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई जो है कि हार्ड कॉपी या कोई ईमेल अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है कि प्रॉपर प्रोसेस इसी चैनल के थ्रू होएगा। एप्लीकेशन आप अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसी के थ्रू होती रहेंगी। जो भी कुछ चीज़ों की जानकारी अगर मांगी जाएगी तो आपको फिर कॉल करके या आपको ईमेल के जरिए आपसे पूछा जाएगा। आपको कोई चीज़ अलग से नहीं करना है, ये एप्लीकेशन कर दिया, आपका काम हो गया इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोसेस ऑटोमेटिक मिनिस्ट्री आपको बताएगी। मेडिकल फिटनेस की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी लोग हज मेडिकल डिप्टेशन पे जाएंगे उनको एक मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा और कुछ टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। और जो अब इसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो इस नोटिस में दिया गया है। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है कि फॉर्मेट आपको फिलअप करवाना है, गवर्नमेंट मेडिकल अफसर से इसको करवा के लेना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। मेडिकल फॉर्म जो है उसमें जो है कि एप्लीकेंट का मेडिकल हिस्ट्री, करेंट मेडिसिन, एलर्जीज और डिफरेंट हेल्थ कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। वो फॉर्मेट आप देख लीजिए, उसमें जो सवाल किए गए वो सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं। कौन से टेस्ट होंगे दोस्तों, आप बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या जो है कि टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो सबसे पहले CBC है, FBS है, HbA1c है, चेस्ट एक्सरे है, PAVU, KFT, LFT, ECG। और डॉक्टर के असेसमेंट के हिसाब से जो डॉक्टर आपका ये टेस्ट वगैरह कर रहा है, जो आपको सर्टिफाई करेगा, वो अगर कुछ और भी टेस्ट बोलेगा तो वो भी आपको करवाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, ये टेस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में ही होने चाहिए। प्राइवेटली आप इसको प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं करवा सकते हैं। ECG जो है कि 40 साल या उससे एबव के जो
एप्लीकेंट होंगे, 40 साल से ज़्यादा के एप्लीकेंट होंगे, उनको ECG करवाना कंपलसरी है। और दूसरे लोगों को जो कम एज वाले हैं, अगर ज़रूरी नहीं है तो डॉक्टर उनको मना भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। और 40 साल से कम एप्लीकेंट भी है, लेकिन उनके जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या अदर कोमॉर्बिडिटी होने पे भी उनको जो है कि, यानी कि अगर 40 साल से कम एप्लीकेंट है लेकिन उनको जो है कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है या और कोई कोमॉर्बिडिटी वाला बीमारी है, तो उनको जो है कि उनको भी जो है कि ECG कराना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अब बात करते हैं मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया के बारे में। हज मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ सीरियस मेडिकल कंडीशन को स्पेसिफिकली जो है कि हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले एडवांस कार्डियक, रिस्पिरेटरी, लीवर या किडनी डिजीजेज, इस तरह की कोई डिजीज़ है उनको जो है कि मना किया जाएगा। सीवियर न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अफेक्टिंग कॉग्निशन, सीवियर मोटर डिसेबिलिटी, डिमेंशिया एसोसिएटेड विद ओल्ड एज और एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट जिसका चल रहा है। उसके साथ में पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट करने वाली एक्टिव इन्फेक्शस डिसीज जैसे कि ओपन ट्यूबरकुलोसिस है यानी TB है, ये सब कोई बीमारी होगी तो वो भी उनको जो है कि मना किया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं है। तो इस सारे कंडीशन को जो है कि जो असेसिंग ऑफिसर होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, ये सारी चीज़ें चेक करके सर्टिफाई करेगा। सिलेक्शन कैसे और उसके बाद क्या होगा, तो ध्यान रखिए, जो एप्लीकेशन सबमिट करने से सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, वो पहला प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है। तो जो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा कुछ इस तरह से होगा, उसका फ्लो चार्ट मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेंट पहले ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन करेगा, फिर जो नोडल ऑफिसर रहेगा वो उसको वेरीफाई करेगा, डिटेली साइन करेगा, नॉमिनेट करेगा यानी आगे फॉरवर्ड करेगा, फिर स्क्रीनिंग कमेटी का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी इस काम के लिए, उनको ये भेजेगा। फिर फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो स्क्रीनिंग कमेटी ही करेगी। फिर वो जो है कि सिलेक्शन करके ये एप्लीकेशन, इन सारे सिलेक्टेड एप्लीकेंट का डेटा जो है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को भेजेगी। कि दोस्तों याद रखिए कि हज कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आती है, तो हज का जो भी जर्नी है वो सारा प्रोसेस जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत ही होता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अपने हिसाब से चेकिंग करेगी, फाइनलाइज करेगी, फिर उसके बाद आपका वीज़ा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करेगा और आपको जो है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको जो है कि कंफर्मेशन आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अब बात करते हैं कि जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनको सऊदी अरेबिया में ड्यूटी कहाँ पे होगी। जो भी सिलेक्टेड स्टाफ होंगे जो यहाँ से सऊदी अरेबिया भेजे जाएंगे, उनको जो है कि काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा, यानी जिसे CGI जिद्दा कहा जाता है, उनके अंतर्गत ही सारा काम उनको, उनके डिस्पोजल पे सारा ड्यूटी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। अब मेडिकल सर्विस के लिए उनका डिप्लॉयमेंट जो होगा वो मक्का में हो सकता है, मदीना हो सकता है, जिद्दा हज टर्मिनल पे हो सकता है, मीना, मुजल्फा, अरफात, जमरात पे हो सकता है, या हज के दौरान और भी कोई जो है कि इस तरह से स्पेशल फैसिलिटी कहीं बनाई जाएगी हाजियों के लिए, तो वहाँ पे उनको ड्यूटी लगाई जा सकती है, वहाँ उनको ड्यूटी देना होगा। ये ड्यूटी लगाने का जो रीज़न है वो यही है कि इंडियन जो हाजी होंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो जाएंगे, उनको हर जगह पे जो है कि अच्छे तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा सके। और जो मेडिकल स्टाफ ये डिप्यूटेशन पे जाने वाला है, उनको क्या क्या फ़ायदे होने वाले, फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो ये सर्कुलर या नोटिस आई है उसमें जो बताया गया, उसमें जो इनको बेसिक पे रहेगा, उनकी बेसिक सैलरी रहेगी, HRA मिलेगा, फॉरेन अलाउंस मिलेगा, और भी कोई अगर बेनिफिट्स उनको एडमिसिबल है तो उनको जो है कि दिया जाएगा। साथ ही आने जाने के इकोनॉमिक क्लास की जो है कि उनको फ़्लाइट का टिकट दिया जाएगा, और उसके बाद वहाँ मक्का, मदीना, जिद्दा या जहाँ भी आना जाना है सारा उनको ट्रैवल की फैसिलिटी वहाँ पे दी जाएगी, और जो है कि रहने के लिए उनको शेयर्ड अकोमोडेशन भी इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है कि इनको दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो भी बंदा सिलेक्टेड हुआ है और जा रहा है हज ड्यूटी पे, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को, माँ बाप, बीवी, बच्चे को जो है कि अपने साथ में नहीं ले जा सकता है। यहाँ तक कि वो अपने खर्चे पे ले जाना चाहे तो भी नहीं ले जा सकता है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये सारा काम एप्लीकेशन होने, सिलेक्शन होने से ही काम नहीं होएगा, आपकी ट्रेनिंग भी होगी। और ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जो भी सिलेक्टेड ऑफिशियल इंडिया से जो है कि डिपार्चर करने वाले हैं, उनके डिपार्चर से पहले उनको वर्चुअल ट्रेनिंग मैंडेटरी होगी।
वर्चुअल ट्रेनिंग होगी और ऑन साइट वर्कशॉप्स भी होगी, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, सेंसिटाइजेशन के बारे में दी जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में, हज ड्यूटी प्रिपरेशन के बारे में। भाई आपको जानकारी होगी कि क्या क्या चीज़ें वहाँ जाके करना है, तो ही तो आप वहाँ पे ड्यूटी दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपकी ट्रेनिंग भी होगी। आपको जो है कि ऑनलाइन भी ट्रेनिंग हो सकती है, वर्चुअल ट्रेनिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के जरिए, और जो है कि ऑन साइट वर्कशॉप भी होंगे, उसमें भी आपको जाके हाजिर होना पड़ेगा। इसको अटेंड करना आपको कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा, इसको बहुत ही आपको सीरियसली लेना है। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया, कोई गलत जानकारी दे के फॉर्म भर दिया, आप जो है कि उस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस कैटेगरिया की इन्फॉर्मेशन दे के या गलत एनओसी या कुछ तरह से डॉक्यूमेंट दे के फॉर्म भर दिया, तो आगे क्या होने वाला है। एप्लीकेशन में किसी भी तरह के इनकरेक्ट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने पे आपके साथ जो है कि डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर भी आप किसी भी स्टेज पे जो है कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो कैंसिल किया जाएगा, और जो है कि आपके ऊपर जो है कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे, सबमिट करेंगे, उसमें भी अगर कोई गलती, कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया गया है, गलत इन्फॉर्मेशन दे के डॉक्टर ने अगर उसको सर्टिफाई किया है, तो उसके ऊपर भी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो डॉक्टर को भी बहुत ध्यान देना है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे के मेडिकल सर्टिफिकेट को इशू नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये सारा जो नोटिस है, ये जो डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में, ये जो प्रोसेस है उसके बारे में एक हम लोग जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी एप्लीकेंट है वो गवर्नमेंट का परमानेंट मेडिकल एम्प्लॉई होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए 25 से 55 साल की उम्र है, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 25 से 45 साल की उम्र है। एप्लीकेशन जो होगा वो जो है कि ऑनलाइन ही होगा, और जो उसका पोर्टल है वो है hajdeputation.moHFW.gov.in। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त 2026 है। नोडल ऑफिसर जो आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करेगा, उसकी जो डेट है 4 सितंबर 2026 है। मेडिकल एग्जामिनेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ही कंपलसरी है, उसको देना ही देना है आपको। टेस्ट जो आपके होंगे CBC, FBS, HB1C, एक्सरे, KFT, LFT और ECG, ये सारे टेस्ट आपके होंगे। सिलेक्शन जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वही फाइनल सिलेक्शन आपका करने वाली है। और आपका ड्यूटेशन जो पीरियड होगा, ड्यूटी का जो पीरियड होगा, अप्रैल के मध्य से यानी मिड अप्रैल से जून के अंत तक, यानी 2 से 3 महीने के बीच में रहने वाला है। ड्यूटी का आपका जो लोकेशन होगा वो मक्का, मदीना, जद्दा, मिना, अरफात, जमरात, ये सब जगहों पे हो सकती है। तो अगर आप एलिजिबल डॉक्टर या मेडिकल, पैरामेडिकल प्रोफेशनल स्टाफ हैं और हज 2027 में जाके सऊदी अरेबिया में हाजियों की खिदमत करना चाहते हैं, उनकी जो है कि मेडिकल सर्विस उनको देना चाहते हैं, तो आप 28 अगस्त से पहले एप्लीकेशन जरूर सबमिट कर दें। और एप्लीकेशन करने से पहले नोटिस को पूरी तरह से समझ लें, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, वो सही तरीके से समझ के फिर एप्लीकेशन करें, जिससे आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के हाई ड्यूटेशन के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना है, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।